गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के करंट अफेयर्स की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और पिछले 2 क्लास में हमने करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट को कंप्लीट कर लिया, जिसमें से शासन प्रशासन हम पढ़ चुके हैं और योजना परियोजना को हमने पिछले क्लास में शुरू किया था, जिसका कुछ पार्ट अभी बाकी रह गया है। तो बचे हुए पार्ट को हम लोग आज कवर अप करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। याद रखिएगा, योजना परियोजना का ही पार्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना क्या है, तो आपको ऐसे, अगर कीवर्ड में आपको मैं बता दूं तो आप ऐसे याद रखिएगा। उद्यमी योजना है तो ये मेनली बेरोजगार युवा है, ये उनके लिए है। और कैसे बेरोजगार, जो अल्पसंख्यक युवा है उन युवाओं के लिए है। जो अल्पसंख्यक बेरोजगार युवा है ये उसके लिए ये योजना लाई गई है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया कि बिहार सरकार ने प्रदेश के अल्पसंख्यक, मैंने बताया आपको, अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति प्रदान की। तो स्वरोजगार हो और साथ ही साथ उद्यमिता को क्या हो, बढ़ावा मिले। ठीक है, यहाँ पर हाँ, उद्यमिता को क्या हो, बढ़ावा मिले, इसके लिए ये उद्यमी योजना लाई गई है अल्पसंख्यक युवाओं के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें देख लेते क्या क्या आंकड़ा दिया गया। इस योजना में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, और इस योजना के तहत स्थापित करने वाले जो उद्योग स्थापित करने वाले लाभुक होंगे उनको कुल परियोजना लागत जो है वो 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मतलब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी युवा जो अल्पसंख्यक युवा है, जो लाभुक है, जो उद्योग को स्थापित करेंगे तो उनके लिए जो अधिकतम राशि जो बताई गई है वो जो प्रदान की जाएगी वो कितने की है, तो 10 लाख रुपए की। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से ध्यान रखेंगे उस राशि में से 50% जो है राशि वो ऋण के रूप में दिया जाएगा और 50% राशि जो है वो अनुदान के रूप में दिया जाएगा। मतलब उनको 50% ही वापस करना होगा और 50% जो है वो उनको एज अ ग्रांट वहाँ पर दिया जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दिया गया है, इनमें से 50% राशि अधिकतम 5 लाख रुपए ऋण, ठीक है, और 50% राशि अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान। तो आपको ध्यान रखना 50-50 का कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे याद रखेंगे 50% ऋण और 50% ग्रांट, ठीक है, अनुदान। ठीक है, मतलब सिर्फ 50% इनको लौटाना होगा, क्योंकि 50% क्या है, ऋण के रूप में इनको मिलेगा। ठीक है, और देखिए क्या दिया गया इसमें कि इस योजना के तहत केवल नए उद्योग, हाँ इस पॉइंट को याद रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जिनका ऑलरेडी उद्योग चल रहा है और वो यहाँ से हेल्प ले सकते, नहीं, जो नए उद्योग लगा रहे हैं उनको ही ये राशि दी जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे। मैंने शुरू में ही बताया कि जो अल्पसंख्यक युवा होंगे, जो बेरोजगार होंगे और या फिर जो ये उद्यम को स्थापित करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है, ताकि स्वरोजगार और उद्यमिता को क्या हो सके, उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। और क्या दिया गया इसमें कि विदित है कि पूर्व में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी योजना लागू की गई है। ये पहले के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, खैर तो आपको इतनी बातें याद रखनी है, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ठीक है, और 50-50 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न शहरों में विकास कार्यों के लिए 55 योजनाओं का शिलान्यास। तो याद रखिए 55 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है विकास कार्य के लिए। क्या क्या चीज़ें, हम एक नज़र डाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी शिलान्यास हुआ है। तो देखिए दिया गया है कि 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में स्मार्ट सिटी बिल्डिंग के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रिमोट के माध्यम से राज्य के विभिन्न शहरों में 55 योजनाओं का शिलान्यास किया। ठीक है, खैर ये तो बस बताया जा रहा है कि किस तरह से इसका शिलान्यास किया गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई है। तो इसके तहत विभिन्न जिलों में बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजनाओं, साथ ही साथ शवदाह गृह सह मोक्षधाम व पेयजल आपूर्ति से जुड़ी 55 योजनाएं हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैसे, तो आप की पॉइंट्स बस ध्यान में रखेंगे। आप लोग को भी पता है, जो पटना में रह रहे होंगे या जो कभी बारिश के मौसम में गए होंगे तो उनको भी पता है कि बारिश के मौसम में पटना का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ पे बारिश के पानी के निकलने की कोई भी सुविधा नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, जो
कह सकते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम पर काम कर रही है, और साथ ही साथ जो शवदाह गृह है वहाँ पर, और उसके साथ पेयजल आपूर्ति से जुड़ी जो भी योजनाएं होंगी उससे रिलेटेड 55 योजनाएं यहाँ पर शामिल है जिसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है, और इन योजनाओं में इतने रुपए खर्च हो रहे हैं। खैर ये सॉरी, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको ये आंकड़े नहीं याद रखने। देख लीजिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पर कि पटना में शुरू की गई इन योजनाओं में इतने, हम इस लागत पर नहीं जाएंगे, इतने करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा, आरा, मधेपुरा, समस्तीपुर, दानापुर की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज व पेयजल की 6 योजनाएं भी शामिल है। चलिए ये बताया जा रहा है यहाँ पर इसके बारे में। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। कटाव निरोधक योजना। कटाव निरोधक योजना क्या है तो उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। ध्यान रखिए, मतलब अगर आपको की पॉइंट में बोला जाए तो ये मेनली सिंचाई वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए दिया गया कि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने राज्य के कटिहार जिले में, ये आपको ध्यान रखना है, कटिहार जिले में संगम धाम, त्रिमुहानी व दरभंगा जिले के लवानी में 6 करोड़ रुपए की लागत के जीबच कमला नदी में बनाई गई कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण किया। तो आपको यहाँ पर से क्या क्या पॉइंट्स निकालने ये आपको ध्यान रखना। पहला आप याद रखेंगे कहाँ कहाँ, कटिहार जिले में संगम धाम त्रिभुनी, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, और दरभंगा जिले के लवानी में, ठीक है, 6 करोड़ की रुपए वो आपको नहीं ध्यान रखना, लागत नहीं याद रखना है। हाँ, ये नाम आपको नाम याद रखना है, जीबच कमला नदी में बनाई गई ये कटाव निरोधक योजना का क्या हुआ, लोकार्पण किया। तो आपको ये यहाँ से सवाल बन सकते हैं, आपको सवाल यहाँ से बन सकते हैं, ये आपको नहीं याद रखना। ठीक है, लागत पे ध्यान नहीं देंगे। आगे देखते हैं क्या दिया गया कि प्रदेश सरकार बाढ़ व सूखा से लोगों को निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, और इसके तहत पहली बार पश्चिमी कोसी नहर योजना के माध्यम से मनीगाछी व बेनीपुर के लोगों को नहर के पानी से सिंचाई की सुविधा प्रारंभ हुई है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो पश्चिमी कोसी नहर योजना के माध्यम से क्या हो रहा है, मनीगाछी व बेनीपुर के लोगों को जो नहर का पानी है वो उपलब्ध कराया जाएगा सिंचाई की सुविधा के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और क्या दिया गया कि जल स्तर खिसकने जैसी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भी जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, देखिए मेनली याद रखेंगे कि सरकार जो बाढ़ है, सूखा है, जो जल स्तर खिसक रहा है, तो इन सब आप बस इन सबको की पॉइंट्स बना के याद रखेंगे ताकि आपको उतना लंबा लंबा नोट्स ना बनाना पड़े। ठीक है, फिर दिया गया इसमें नदी में पानी आने व मृत कमला नदी को जीवित करने का काम चल रहा है, इसमें वाटर लेवल बना रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ दिया गया कि बिहार में नेपाल से बाढ़ आती है, ये बात सभी जानते हैं, इस बात से सभी परिचित है। तो नेपाल में यदि डैम का निर्माण हो जाता है तो बिहार को क्या होगा, स्थायी रूप से बाढ़ से निजात मिल जाएगी, है ना, ताकि उन पानी को क्या किया जाएगा, रोका जा सकेगा। साथ ही साथ बिजली का उत्पादन उसके ये दिया गया है कि नेपाल में यदि डैम का निर्माण हो जाता तो बिहार को बाढ़ से निजात मिल जाएगी, और साथ ही साथ बिजली का उत्पादन होता, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच जो संधि है वो भी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो क्रियान्वित सही रूप में अच्छे से क्रियान्वित हो सकेगी। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच में जो भी संधियाँ हो चुकी है उसको भी सही ढंग से क्या होगा, क्रियान्वित किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना और बिहार। ठीक है, तो हम लोग एक नज़र अमृत भारत स्टेशन योजना पर भी डालेंगे, पहले हम बिहार से जुड़ी है चीज़ें हैं तो पहले इसको देख लेते हैं। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रधानमंत्री ने 508 रेलवे स्टेशन का क्या कर रहे हैं, पुनर्विकास कर रहे हैं। ये इस शब्द का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में फंसाने के लिए पुनर्विकास ना देकर हो सकता है ये लिख दे कि नए रेलवे स्टेशनों का विकास करें, तो आप वर्ड्स को हमेशा से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पुनर्विकास कितना, 508 रेलवे स्टेशन का। ठीक है, इनमें से बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं, तो 49। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही, ये नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया और ये आपका बिहार का पार्ट हो गया। चूँकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार से कितने रेलवे स्टेशन को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो 49। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अब देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। दिया गया है कि इस अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में बिहार के, हमने अभी पढ़ा, 49 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा जो निम्नलिखित है। तो इसमें आपको नहीं फंसना है, ठीक है। ये उन रेलवे स्टेशनों का नाम दिया गया है, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि लोग अब 49 रेलवे स्टेशन को रटे बैठ के, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है ये 49, ये आंकड़ा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैंने कहा था हम लोग एक नज़र डालेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में, ठीक है। ये क्या था, तो अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य क्या है, देश भर में लगभग देश भर में 1309 स्टेशनों का क्या करना है, पुनर्विकास करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये पूरे देश का ये आंकड़ा दिया गया, और यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर दिया गया है कि इस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, और यहाँ पर जो दिया गया इसका लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है, ठीक है। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यही पुनर्विकसित की जाने वाली इन स्टेशनों पर देखिए क्या क्या चीज़ें, तो वाइड कॉन्फोर्स, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, तो ऐसी चीज़ें, मतलब जो पुनर्विकास किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये ऐसी सुविधा यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ इस योजना में क्या होगा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की परिकल्पना भी की गई है, और अन्य छोटे स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा, और उन्हें चौड़े एफओबी, अग्रभार सुधार, प्रतीक्षा क्षेत्र, लिफ्ट, तो ये सारी जो एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं गंडक गंगा नदी जोड़ परियोजना। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया, देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट है तो आपको याद रखना है, गंडक गंगा नदी से। तो यहाँ पर दिया गया कि बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शुरू होने वाली गंडक गंगा नदी जोड़ योजना राज्य के गोपालगंज, सिवान, सारण जिलों के लिए वरदान साबित होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 नाम, ठीक है, गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। इसमें दिया क्या गया कि इस योजना में गोपालगंज जिले के एक मिनट ये आपको मैं विजिबल कर दूं, हाँ, हीरा पाकड़, यहाँ पर दिया गया कि इस योजना में गोपालगंज जिले के हीरा पाकड़ के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण जिले के हासिलपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि ये इतना विस्तारित करके पूछ सकता है। तो कहाँ, गोपालगंज जिले के हीरा पाकड़ के पास गंडक नदी से कहाँ तक, सारण जिले के हासिलपुर के पास जो गंगा नदी है वहाँ तक 170 किलोमीटर लिंक चैनल का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। और इसमें खुदाई के कार्य भी, सैंक्शनिंग के कार्य भी शामिल है, ठीक है। साथ ही साथ जो सारण तटबंध के किलोमीटर पर निर्धारित, इसको आपको नहीं रखना है, निर्धारित डिज़ाइन के अनुसार 4 भेंट वाली एंटी फ्लड स्लुइस का निर्माण किया जाएगा, और योजना की ये राशि आपको नहीं देखना, चलिए इसको हम लोग नहीं हटा देते, ठीक है, इसको नहीं देखना, ठीक है। साथ ही साथ इस नदी जोड़ योजना से हमने गोपालगंज का नाम पढ़ा था, गोपालगंज ज़िले के गोपालगंज, मांझा, बरौली, सिवान ज़िले के बढ़रिया, चलिए इसको भी नहीं देखना, हम लोग को इतना नाम नहीं याद रखना है, ये सब जगह जो है इसमें शामिल होंगे गोपालगंज ज़िले में, ठीक है। तो आपको बस ये नाम याद रखना है, ठीक है, गोपालगंज, सिवान और सारण, जो नाम हमने पढ़े। और इन क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार और पर्यावरण संतुलन के लिहाज भी एक महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। और बताया गया कि नेपाल में हाई डैम नहीं बना है, जब तक हाई डैम नहीं बन जाता बिहार की नदियों के पानी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और नेपाल में यदि डैम बन जाता है तो बिहार में कोसी, कमला, बागमती, गंडक नदी के अधिकतर क्षेत्र बाढ़ मुक्त हो जाएंगे। तो अभी भी हमने पढ़ा कि अगर वहाँ पर डैम बन जाता है, जो हाई डैम है, तो उससे क्या होगा, जो बाढ़ की समस्या भी जो आती है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसको बहुत हद तक क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप टॉपिक देख रहे हैं विधि एवं न्याय। इसके बाद जो टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था दिया गया था, अगर आपने देखा होगा मैगजीन में तो। लेकिन अर्थव्यवस्था को हमने अभी स्किप कर दिया, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ही डेटा वगैरह बहुत ही ज़्यादा वो आंकड़ा बेस्ड था वहाँ पर, तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे ताकि आंकड़ा आपके दिमाग में रहे, क्योंकि बहुत सारे आंकड़ों को याद करना पॉसिबल नहीं होता, तो लास्ट टाइम में हम उसे देखेंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को फिर लिया, उसके आगे का टॉपिक विधि एवं न्याय। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय का पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार। ठीक है, ये मामला क्या है? तो ये मामला है जो बिहार में आपने सुना होगा, जो रिजर्वेशन आरक्षण की जो बात चल रही थी, तो आप बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा रहा था कि वहाँ पर 50% जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा कर क्या किया गया था, 65% रिजर्वेशन कर दिया गया था, मतलब 65% रिजर्वेशन बढ़ाकर कर दिया गया था। तो उसी को क्या हुआ, मैं आपको एक शॉर्ट में कहानी बता देती हूँ कि उसी को पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था। फिर ये लोग गए थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या की, उस पर रोक लगा दी कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हवाला दिया गया था इंदिरा साहनी केस का 1992, और इसी केस के दौरान ये बात कही गई थी कि रिजर्वेशन का जो मतलब रिजर्वेशन जो है उसको आप 50% से नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, उसको अगर बढ़ाया जाएगा तो वो कब बढ़ाया जाएगा, असाधारण स्थिति में। जब स्थिति असाधारण होगी, मतलब ऐसा कोई स्थिति है, तब राज्य जहाँ पर भी वो आरक्षण बढ़ाया जा रहा है वहाँ पर वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर आरक्षण क्यों बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब असाधारण स्थिति में ऐसा होगा। और एक चीज़ याद रखेंगे, चूँकि इस मामले के चलते इंदिरा साहनी केस भी हाईलाइटेड हुआ है, तो थोड़ा सा आप इंदिरा साहनी केस को भी देख लेंगे। और मैं बता दूं, इंदिरा साहनी केस को मंडल केस भी कहते हैं, और मंडल केस इसलिए कहते हैं क्योंकि मंडल आयोग को ही इस केस में चुनौती दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ऊपर आपको थोड़ा सा बता दिया, आपको पॉसिबल होगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, एक नज़र डाल दीजिएगा, क्योंकि सवाल वहाँ से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है ना। क्योंकि आप हो सकता है ये चीज़ें तो हाईलाइटेड रही, सबको पता है, वो हो सकता है लोग इग्नोर कर दे। ठीक है, चलिए मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया कि 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोक नियोजन तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से 65% करने का निर्णय जो था वो रद्द कर दिया गया। ठीक है, वही मैंने बताया। तो आपको इतनी कहानी नहीं रटनी है, आपको बस ये याद रखना है कि जो शैक्षणिक संस्थान है, जो लोक नियोजन है, ये सब जगह पर जो रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है उस निर्णय को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, और दिया गया है कि उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में संशोधित आरक्षण कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65 कर दिया गया। तो वही चीज़ें दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण और समता खंड का उल्लंघन करार दिया गया। ठीक है, और इसमें दिया गया कि ये संशोधन बिहार जाति जनगणना सर्वेक्षण के बाद किए गए थे, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, वही बातें रिपीट की जा रही है। ठीक है, इन सबको मिलाकर जो बताया गया कि इतना प्रतिशत ये आंकड़ा दिया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत इतना था, इससे तो ये आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो आपको कुल मिलाकर याद रखना है कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा दिया गया था, इसीलिए उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील। वही कहानी है सेम। ठीक है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर दिया गया कि बिहार सरकार ने राज्य में नए आरक्षण कानूनों को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। ठीक है, पटना हाई कोर्ट से जब ये रिजेक्ट हो गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की, जिसे जून 2024 में पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। ठीक है, विदित हो कि बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बाद आरक्षण कोटा को क्या किया था, बढ़ा दिया था, 65% कर दिया था। और इसमें वही बात दी गई है, देख लीजिए कि इन वर्गों को क्या, यहाँ पर आरक्षण कोटा का, इन वर्गों का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, एक ही कहानी को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया, आपको चर्चा की मैंने अभी, क्योंकि यह निर्णय इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का क्या था, उल्लंघन था, जिसमें अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई थी। अभी हमने डिस्कस किया इसको, तो इसलिए मैंने बोला कि इसको आप हो सके तो एक नज़र डाल दीजिएगा, सवाल वहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, बिहार जाति सर्वेक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आया। तो वही है कि जनवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार जाति आधारित सर्वे के मामले में कहा कि सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाला जाना चाहिए, ये बताया गया, ताकि जो निष्कर्ष आया है उसे कोई चुनौती दे सके। ठीक है, और साथ ही साथ न्यायाधीश के पैनल के उन याचिकाकर्ताओं को कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया जिन्होंने जाति सर्वेक्षण और पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जो इस तरह के कार्य को करने के लिए बिहार सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। खैर, ये उसी की बात चल रही। ठीक है, ये पूरा कहानी वही है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। विदित हो कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 से पता चलता है, यहाँ पर ओबीसी और ईबीसी मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना देख रहे हैं, 63% हिस्सा है। ठीक है, और जो जारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे परसेंटेज दिया है और साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग का ये परसेंटेज दिया। तो आपको इनके आंकड़ों में नहीं फंसना। ठीक है, आपको जो याद रखना है मेन पॉइंट जो मैंने बताया उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, बिहार आरक्षण संशोधन बिल। लगता है पूरा विधि एवं आयोग भी यही भरा हुआ है। ठीक है, इसमें दिया गया कि बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल 2023 पास हुआ। इसके अस्तित्व में आने पर एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग, चलिए हम इतनी कहानी को नहीं पढ़ेंगे, हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप इसको चाहे तो एक लाइन से पढ़ लीजिएगा। सेम बात दिया गया कि इतना एससी, एसटी, ईबीसी इन सब का इतना ये प्रतिशत में लाकर फिर बताया गया कि देख लीजिए लास्ट में ये लाइन दिया गया 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। ठीक है, इसी फैसले को रद्द कर दिया गया। चलिए हम ये सब पढ़ चुके हैं तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि आरक्षण संशोधन बिल 2023 के प्रमुख कुछ बिंदु दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। यहाँ दिया गया कि बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, सारा वही है, अनुसूचित जाति जनजाति इन सब का अधिनियम, इसको मंजूरी दे दी थी। मतलब जिसको खारिज कर दिया गया था उसी के बारे में दिया गया कि इसमें क्या किया गया। तो इसमें वही बताया गया है कि अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इन सबको ये रिजर्वेशन दिया गया था। और देख लीजिए फिर वही बातें दी गई है। खैर, ये सेम बात है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब बताया गया कि इतना सारा ये ऑलरेडी ये 65% पहुंच गया था, जिसमें से ईबीसी भी इन्वॉल्व है। अब देख लीजिए यहाँ पर बताया गया कि जो ईबीसी ईडब्ल्यूएस, हाँ सॉरी, ईडब्ल्यूएस भी जो जोड़ा गया, तो बोला गया कि ईडब्ल्यूएस को भी 10% का आरक्षण दिया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर हो गया 75%। ठीक है, मतलब 65% वहाँ हो गया था आरक्षण और 10% इसका जोड़कर हो गया 75% ये आरक्षण हो गया था। ये इस आरक्षण वाले बिल की बात हो रही है, जो आरक्षण संशोधन बिल 2023 आया था उसके बारे में ये दिया गया है कि इसमें ये चीज़ें दी गई थी। ठीक है, चलिए तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब मुझे लगता है 3 टॉपिक तो बस इसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है, पटना विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन। इसमें दिया गया है, देखिए आपको याद रखना है क्या है, पुनर्गठन किया गया किसका, पटना विधिक सेवा का। विधिक याद रखिएगा, विधि शब्द, विधिक शब्द, विधि मतलब लॉ, मतलब कानून से जुड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पर 6 अक्टूबर 2023 को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विपुल एम पंचोली की अध्यक्षता में विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे किनकी अध्यक्षता में, तो विपुल एम पंचोली, ठीक है, जस्टिस, हाईकोर्ट के जस्टिस है, पटना हाईकोर्ट के। और इस 8 सदस्यीय समिति में आचार्य किशोर कुणाल समेत 3 गैर पदेन सदस्यों को नियुक्त किया गया। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित 3 गैर पदेन सदस्यों में, अब देख लीजिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि देखिए आचार्य किशोर कुमार और उनके साथ कौन है, 3 गैर पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, तो उस 3 गैर पदेन सदस्य कौन कौन है बोलो, तो पूर्व IPS अधिकारी और महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर को शामिल किया गया, और अन्य 2 सदस्यों में समाज सेवी सुधा वर्गीस, ये उनके बारे में डिटेल दिया गया। आपको इतना नहीं जाना। ठीक है, आपको बस याद रखना है इनका नाम और साथ ही साथ 3 गैर पदेन सदस्य है। ठीक है, समिति में महाधिवक्ता समेत कुल 3 पदेन सदस्य होंगे।
ये लाइन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और वो अन्य पदेन सदस्यों में पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, फिर वही डिटेल में दिया गया कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे। और लास्ट पॉइंट दिया गया, समिति पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करती है और इस पैनल के अधिवक्ताओं की सेवा उन ज़रूरतमंदों तक निःशुल्क पहुंचाई जाती है जो गरीबी के कारण कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट थोड़ा आप ध्यान में रखे हैं कि क्या बताया जा रहा है कि समिति पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करती है और ये काम क्या करेगी, तो जो लोग गरीबी के कारण कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये उनके लिए क्या होगी, मददगार साबित होगी, ठीक है। तो चलिए, ये आपका विधि वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया और हमने जो शुरू किया था योजना परियोजना वो भी ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।